अध्याय 3 भारतीय संविधान। 1 भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वो निम्न है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1 कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 2 बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 3 कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा 1 कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2 कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 3 कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1 इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 2 अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 3 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4 भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1 भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 2 भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 3 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 4 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 2 विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 3 गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 4 गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 2 इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। पृष्ठ 185। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। 1 पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 2 भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। 3 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 4 प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1 केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था।
दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। 2. प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय 1. शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल या माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। 3. आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का गवर्नर प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। 4. द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 5. भारत सचिव को अधिकार दिया गया है कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 6. इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. अखिल भारतीय संघ। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। 2. प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 3. केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 4. संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। पृष्ठ 186। 5. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6. भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 7. सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। 8. इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9. इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 1. 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। 2. भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। 3. संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। 4. भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 5. 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन करेगा। 6. देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 2. भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। पृष्ठ 187। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। 2. एन गोपाला स्वामी आयंगर। 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 4. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6. एन माधवराव B.L. मित्र के स्थान पर। 7. D.P. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियुक्त की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन
31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1449 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय है। स्रोत लिया गया है वर्ग 7 हमारी शासन व्यवस्था, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से स्रोत समाप्त होता है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष: 1 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 प्रारूप समिति पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 5 झंडा समिति जेबी कृपलानी, 6 संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृष्ठ 188। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391 और 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। नोट: 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल: 1 मंत्री जवाहरलाल नेहरू, विभाग कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। 2 वल्लभ भाई पटेल, विभाग गृह सूचना तथा प्रसारण। 3 बलदेव सिंह, रक्षा। 4 जॉन मैथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। 5 सी राजगोपालाचार्य, शिक्षा। 6 C.H. भाभा, कार्य खान एवं बंदरगाह। 7 राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। 8 आसफ अली, रेलवे। 9 जगजीवन राम, श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य: 1 लियाकत अली खां, वित्त। 11 I. चुंद्रीगर, वाणिज्य। 12 अब्दुल रब नश्तहर, संचार। 13 जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि। 14 गजानतर अली खां, स्वास्थ्य। 3 भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित ये उद्देशिका निम्न प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। पृष्ठ 189। बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 4. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। 2. ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। 3. आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। 4. ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार। 5. जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। 6. कनाडा। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। 7. दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 8. रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 9. जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट: भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 5. भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्यों एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची।
इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पृष्ठ 190। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इस विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1. संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। 2. राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। 3. समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय सामने होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून का बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। नोट: समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 42 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची। नवी संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची। ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 7. देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। पृष्ठ 191।
7. संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 3. भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 8. राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सितार मैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभा बस्तियां पौंडीचेरी या नाम चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित करके पंजाब यानी पंजाबी भाषा एवं हरियाणा हिंदी भाषी 2 राज्य बना दिए गए। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 ईस्वी मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पृष्ठ 192। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 ईस्वी उत्तरांचल अब उत्तराखंड 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी, महाराष्ट्र 1960 ईस्वी, गुजरात 1960 ईस्वी, नागालैंड 1963 ईस्वी, हरियाणा 1966 ईस्वी, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी, मेघालय 1972 ईस्वी, मणिपुर त्रिपुरा 1972 ईस्वी, सिक्किम 1975 ईस्वी, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 ईस्वी, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 ईस्वी। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। 2. मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप एवं दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। 9. भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5, संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6, राज्य, 152 से 237। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18, आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। पृष्ठ 193।